Hey guys, good afternoon all of you. This is विकास कुशवाहा और आज हम फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले हम दो क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि आपको स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें आपके गवर्नमेंट की श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं, आईएएस, आईपीएस, है ना, तहसीलदार, पटवारी, जितने भी लोग हैं एग्जीक्यूटिव, जिनके माध्यम से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, इन्हीं के माध्यम से जितना भी एग्जीक्यूशन होता है इसी एग्जीक्यूटिव के माध्यम से किया जाता है। और हमारे राज्यसभा के एमपीस, लोकसभा के एमपीस, और यही जो चीज़ है वो स्टेट में अप्लाई होती है। स्टेटिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो विधायक एमएलए वगैरह होते हैं और स्टेट की जो बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, इन सबको मिला के हम कंबाइंडली, मतलब कलेक्टिवली, हम इनको स्टेट बोलते हैं। वैसे तो स्टेट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि स्टेट में 4 एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं स्टेट बोलने के लिए। किसी भी एक उसको फर्स्ट है कि लैंड हो, है ना, दूसरा हो पॉपुलेशन, और तीसरा हम गवर्नमेंट इसमें देखते हैं। जो कि गवर्नमेंट है वो एक स्टेट का एक ऑर्गन है, एक पार्ट है। बट राजनीति पॉलिटिकल भाषा में समझने के लिए, एक इजी बनाने के लिए, उसको हम स्टेट को हम एक गवर्नमेंट से हम कंपेयर कर देते हैं, देश से कंपेयर कर देते हैं। और फोर्थ है सोवरेनिटी। सोवरेन सोवरेनिटी। ओके, तो ये चीज हमने पिछले 2 वीडियोस में समझी है। और पिछले वीडियोस में समझा कि कैसे रूल ऑफ सेवरेबिलिटी था, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स था, जिसमें कि कोई भी कानून बनते हैं तो उसको कैसे उसकी छटनी होती है अगर वो संवैधानिक और फंडामेंटल बेसिक राइट्स के अगर वॉयलेशन करता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का अगर वॉयलेशन करता है तो कैसे उसमें उसको उतना पार्ट काट देता है। जैसे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ये हमने 2 पिछले वीडियो में समझा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हम इस वीडियो में समझेंगे आर्टिकल 14 टू 18 और रूल ऑफ लॉ, और 14 टू 18 आर्टिकल जिसमें इनके क्या एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिस इज अबाउट मी। ये जो वीडियोस हैं, जो एजुकेशनल वीडियोस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड हो रहे हैं, ये आप यूपीएससी प्री कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी आपको काफ़ी सारी मिलेगी। मेंस भी आप इससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। स्टेट पीसीएस एग्जाम है और एसएससी जीडी का जो जीएस पोर्शन है वो इससे आप समझ सकते हैं। एसएससी आपका अभी रिसेंटली कुछ पटवारी के एग्जाम्स आने वाले हैं, और आपके नेट में पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो दिस इज अबाउट मी, यू कैन रीड हेयर। विकास कुशवाहा, मैं इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया था, रिटर्न एग्जाम, फिर फर्दर फिजिकल एग्जाम में अपेयर आगे नहीं हुआ, आगे के प्रोसेस में अपेयर नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मतलब मैंने जो ग्रेजुएशन में जो किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो पॉलिटिकल साइंस से ही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। वो क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी। यानी कि ये जो आर्टिकल है वो सभी को राइट टू इक्वलिटी, कानून के सामने एक सबको बराबर खड़ा कर देता है। यानी कि विधि के समक्ष समता। कोई भी कानून के सामने बड़ा या छोटा नहीं है, चाहे वह पीएम हो, सीएम हो, विधायक हो, कलेक्टर हो, या छोटा आम नागरिक हो, गरीब हो, अमीर हो, मुकेश अंबानी जी हो, अडानी जी हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो साधारण मजदूर हो, या किसान हो, या स्टूडेंट हो, सभी कानून के निर्णयों के सामने इक्वल हैं। ये
ये कौन इक्वल हैं? जो भारत में, भारत के जो टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, वो कानून के सामने सभी इक्वल हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन कैसा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। यानी कि आपने देखा होगा कानून के आंखों पे पट्टी बंधी होती है ना, एक मूर्ति होती है तराजू पकड़े हुए, उसका मतलब यही होता है कि कानून किसी को नहीं देख रहा, उसके सामने सभी बराबर है, वो किसी एक व्यक्ति पे फोकस नहीं करता। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो हम आगे समझेंगे। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन। एनी का मतलब यहाँ पे आप ये बहुत ही आपके लिए जरूरी है समझना कि यहाँ पर सिटीजन्स भी होते हैं एंड नॉन सिटीजन्स। सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है ना, किसी भी प्लेस से हो सकता है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाला, चाहे अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे गुजरात में रहने वाला हो, चाहे कन्याकुमारी में रहने वाला हो, चाहे कश्मीर में रहने वाला हो, सभी कानून के नजरों के सामने, यानी कि भारत का कानून एक है, कानून अलग अलग नहीं है। अभी कुछ वर्षों तक 370 धारा के वजह से कश्मीर का, जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अलग से, भारत में दो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहे थे, यानी एक स्टेट का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना और भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना। परंतु जैसे ही ये 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया, हटाया गया हमारे भारतीय सरकार के द्वारा, तो क्या हुआ कि ये जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो यानी कि आप जो कानून है वो मतलब ए टू बी पॉइंट, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक ही है। तो यहाँ पे समझ में आया कि बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर है। दूसरा, इसी में जो डेफिनेशन है वो इसकी ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है इक्वल प्रोटेक्शन का? कि हमारा भारतीय कानून, यानी कि इंडियन लॉज, किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करता, इक्वल प्रोटेक्शन देता है कानून का। जैसे कि एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने है कि आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड डिसेबिलिटीज के साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी एग्जाम देते हैं, जैसे रेलवे का, है ना, बैंक का, है ना, पटवारी भी देंगे। अभी पुलिस को नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस का एक सिस्टम अलग हो जाता है ना। पटवारी, बैंक, रेलवे, आईएएस। आपने देखा होगा एक मैडम निकली थी आईएएस, जो ब्लाइंड थी, आंखों से देख नहीं सकती थी, है ना, वो भी आईएएस बनी। तो इसके पीछे एक अलग स्टोरी है कि कैसे कोर्ट केस गया था, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, वो मैं बताऊंगा आपको। बट जिनके कई सारे जैसे हैंड्स नहीं होते, है ना, उनके हैंड्स नहीं है, यानी कि वो दिव्यांग हैं, तो उनके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने एक अलग से व्यवस्था की रखी है कि वो अपने किसी साथी को, जितने भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, साथी को वो ले जा सकते हैं उनके बिहाफ पे एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे आप, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ये आप समझिए कि इक्वल प्रोटेक्शन मिला है, कानून के नजरों के सामने सब बराबर है। अभी आप ये खुद ही बताइए, एक जो नॉर्मल पर्सन है ना, नॉर्मल पर्सन है, और एक ब्लाइंड पर्सन है, तो क्या वो दोनों इक्वल हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं क्या? नहीं ना। इस व्यक्ति को देखने में तकलीफ होगी, वो कैसे एग्जाम पेपर देखेगा? बट ये व्यक्ति का माइंड भी फास्ट है, देख भी सकता है, हाथ भी सही सलामत काम कर रहे हैं, पर ये व्यक्ति देख नहीं सकते। तो इस व्यक्ति के लिए हमारे भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? यही बोला गया है यहाँ पे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको ये समझ में आया कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हर किसी व्यक्ति को, जिसको जरूरत है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देगा।
इस ब्लाइंड पर्सन का माइंड उपयोग किया जाएगा। वो जो पर्सन इसके साथ में एग्जाम देने आएंगे इनके बिहाफ पर, वो अपना दिमाग नहीं उपयोग कर सकते, परंतु ये जो बताएंगे उनको, ये क्वेश्चन पढ़कर बताएंगे उनको, ये आंसर बताएंगे उनको, और इनको थोड़ा सा, आई थिंक इनको थोड़ा सा टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ये समझ में आया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये तो बहुत ही आसान है कि भैया कानून के सामने यदि आप किसी भी व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए अडानी जी से कोई क्राइम हुआ है या अंबानी जी से क्राइम हुआ है, उन्होंने टैक्स चोरी की है, इन्होंने की है, या मान लीजिए किसी और भी व्यक्ति ने किया है, कुछ क्राइम किया, या नॉर्मल व्यक्ति ने भी कोई क्राइम किया है, तो जो उस क्राइम के लिए अगर जो भी सजा है हमारे इस्टेब्लिश्ड लॉ में, तो वो ऐसा नहीं है कि ये अमीर व्यक्ति हैं, ये टैक्स ज्यादा देते हैं और ये टैक्स नहीं देते हैं तो इनको ज्यादा सजा मिलेगी, नहीं, इनको बराबर से ही सजा मिलेगी, सेम क्राइम के लिए सेम सजा मिलेगी, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। तो यही है कि कानून के नहरों के सामने सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपको देखने होंगे। देखिए, कुछ बातें यहाँ पे ये है कि ऑल पर्सन्स इन सिमिलर कंडीशंस, मैंने आपको बता दिया उदाहरण के पीछे पेज पर कि शैल बी ट्रीटेड इक्वली, है ना, इक्वल पर्सन होंगे उनके साथ इक्वली व्यवहार किया जाएगा। पर जो ब्लाइंड पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है और डिसेबिलिटीज के साथ में जो पर्सन है उनके साथ में इक्वल व्यवहार नहीं होगा। इक्वल व्यवहार नहीं होगा, उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इक्वल नहीं है ना। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ग्रुप्स, ये एक्सेप्शन है, बट नॉट विद इन द ग्रुप्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दो ग्रुपों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बट विद इन द ग्रुप्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ, आप यहाँ पे बहुत ही ये बात नोट कर लीजिए, आप अपने नोट डाउन कर लीजिए कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है ना, वो यदि रूल ऑफ लॉ जो कि हमारे आर्टिकल 14 में है, वो क्या कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। आर्टिकल अंडर 368 जो कि पार्लियामेंट की शक्ति है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, और फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल, यदि क्वेश्चन आता है, आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, तो आप बिल्कुल आंख मूंझ कर ये राइट लगा के आ सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि फंडामेंटल राइट्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे आगे कि ये क्या होता है, बट आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर वह इम्पोर्टेंट बातें हैं हमारे संविधान में जो हमारे लोकतंत्र के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, असेंशियल है। इसके एक्सेप्शंस क्या है? आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस यदि हम देखते हैं, एक एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी लेफ्ट आउट हो गई कि ये बताना है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आर्टिकल 14 जो है वो गारंटी देता है इक्वल प्रोटेक्शन की हर किसी को, है ना, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, है ना, कानून के नहरों के सामने सभी बराबर। ये एनी पर्सन का मतलब क्या होता है? ये दिया है ना, एनी पर्सन,
ये एनी पर्सन का यहाँ पे जो ये इंक्लूड क्या करता है, एनी एसोसिएशन, कंपनी, और कोई भी इंडिविजुअल। कंपनी, एसोसिएशन और इंडिविजुअल। तो यहाँ पे एनी, अगर एनी पर्सन लिखा है तो इनका मतलब यही है, कोई भी एसोसिएशन हो सकता है ना, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। इसके एक्सेप्शंस देखिए आप, ये इसके एक्सेप्शंस यानी कि कुछ अपवाद हैं, है ना। अपवाद क्या है कि कि इस कानून के सामने प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, गवर्नर्स आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि इस कानून से इन दोनों को छूट मिल जाती है। यदि आप कल को प्रेसिडेंट और गवर्नर बन जाते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई भी एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती जब तक कि आप उस पद पर बने हुए हैं, जब तक कि आप राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। ये किस आर्टिकल में दिया है? ये आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 के ये क्या कहता है, आपको जो आर्टिकल 14 है उससे एग्जेप्शन, उसके एक्सेप्शंस हैं, उसके अपवाद हैं, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर नहीं है। उन ये अपवाद हैं, ये दोनों लोग अपवाद हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं की जा सकती। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है कि यदि कल को राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी राष्ट्रपति हो सकता है, कल को कोई भी बन सकता है ना, तो राष्ट्रपति पद की बात कर रहा हूं मैं, वो मर्डर कर देते हैं, उनके माध्यम से मर्डर हो जाता है ना, तो उनको, उनके खिलाफ उनको जेल भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल होगा कि नहीं होगा, कोई प्रोसीडिंग्स होगी कि नहीं होगी, नहीं। उनके मर्डर करने के बाद भी उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि ही इज द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत देश के पहले नागरिक हैं, इनको कुछ पावर्स, स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं, जिसके माध्यम से ये अपनी सुरक्षा करते हैं, है ना। तो मर्डर करने के बाद भी इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। अब कब होगी? इनको ऐसा नहीं है कि इनको बख्श दिया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, इनको माफ कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो व्यक्ति हैं, जब तक प्रेसिडेंट हैं, जब तक गवर्नर हैं, जब तक उस पोस्ट पर हैं, तब तक ये प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट हो सकती। जैसे ही उनको निकाला जाता है, उनका इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट होता है ना, उनको हटाया जाता है उस पद से, उसके तुरंत बाद ये प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। मतलब इम्पीचमेंट की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल तो अपॉइंट किया जाता है, उनको हटाया जाता है। बट जो प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट में। वो ये जो ये पार्ट है, इसको ध्यान में रखना, ये नोट कर लेना, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा क्या कहता है
कि राइट टू इक्वालिटी का जो स्कोप है, जो 42वां संशोधन हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसने आर्टिकल 14 को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि इसको थोड़ी इसकी जो स्कोप है, जिसका स्कोप है वो लिमिट कर दिया, मतलब रेस्ट्रिक्ट ही कर दिया। लिमिट तो एक अलग ही शब्द हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। किसमें? आर्टिकल 31C जो क्लॉज सी है, उसमें ये लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, कि यदि राज्य कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब इसका मतलब भी हम आगे समझेंगे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, है ना। ये चीज अभी की नहीं है, आगे की है, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि DPSP का मतलब होता है कि हमारे भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, डायरेक्टिव, जो हमारी सरकारों को आदेश देते हैं, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि आपको जब भी कानून बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखकर ही बनाना है। तो इस प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हुए। जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि वुमेन अगर सेम काम कर रहे हैं तो जो मेन सेम काम कर रहे हैं उनको इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। ऐसा नहीं है कि वुमेन है उनको कम दिया जाए, तो मैन है वो कुछ स्पेशल है उनको उतना ज्यादा दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना। ये हमारा आर्टिकल 39 कहता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि जो 42वां संशोधन हुआ था, इससे ये ऐड किया गया, किसमें ऐड किया गया, आर्टिकल 31C बनाया गया कि जब भी स्टेट 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 यानी कि गवर्नमेंट स्टेट डीपीएसपी लागू करेंगे तो वहां पर भेदभाव किया जा सकता है, यानी कि कानून के नहरों के सामने सभी बराबर नहीं है। तो ये इसका, अगर जब डीपीएसपी लागू होगा तो जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए जाते हैं वुमेन के लिए, स्टेट बनाता है, हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पास होता है, तो कुछ कानून का उल्लंघन यहाँ किया जा सकता है ना। आर्टिकल 14 यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। और तीसरा, जो हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर हैं, है ना, डिप्लोमेट्स हैं, इनको स्पेशल इम्यूनिटी मिली हुई है। कि यदि इनके द्वारा, जैसे भारत में एम्बेसडर रह रहे हैं, है ना, और डिप्लोमेट्स रहते हैं, रशिया, जापान, कई सारे देश के अमेरिकन जो रहते हैं, और इंटरनेशनल लॉज है, तो इनके द्वारा यदि भारत में कोई क्राइम होता है तो इनके इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है वो जो भारत में स्टार्ट ना होकर उनके ही देश में स्टार्ट होगी। उनको यहाँ पे ये इम्यूनिटी मिली हुई है।
फोर्थ, आर्टिकल 39, सॉरी, आर्टिकल 359 का क्लॉज एक, जो कि ये बोलता है कि जब भी इमरजेंसी लागू की जाएगी भारत में प्रेसिडेंट जी के द्वारा, तो पार्ट 3 है, ये आपका सस्पेंड हो जाता है। यानी कि प्रेसिडेंट जी को, हमारे राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि जब भी वो अगर इमरजेंसी लागू करते हैं तो पार्ट 3 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, मतलब सस्पेंड किया जा सकता है ना। इसमें आर्टिकल 14 भी इंक्लूडेड है। आर्टिकल 14 को भी हटाया जा सकता है, वो पावर में नहीं रहेगा, वो इन्फोर्स में नहीं रहेगा, है ना। और जब भी इमरजेंसी लगती है तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए, कमेंट में बताइए कि सबसे पहले कौन सा आर्टिकल है जो सबसे पहले हटता है, और दो आर्टिकल कौन से हैं कि जो इमरजेंसी लगाने के बाद भी वो इनफोर्स में ही रहते हैं, वो मतलब उनका हर किसी के पास में उनको हटाया नहीं जा सकता, कहने का मतलब ये है ना। तो ये आप मुझे बताना। वैसे मैं यहाँ पे तो बता ही दे रहा हूँ, आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ, इसको आप किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकते, है ना। या आप किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकते। आर्टिकल 20 एंड 21, ये आप किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकते, भले ही आप देश में इमरजेंसी घोषित हुई हो, लगी हो, है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके माध्यम से हमने जाना कि आर्टिकल 14, जो कि आर्टिकल 14 में क्या है कि हम कानून के नहरों के सामने सभी लोग बराबर हैं, जिसमें कि आपके ब्लाइंड पर्सन, जो मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया था कि ब्लाइंड पर्सन है और जो नॉर्मल पर्सन है उनको अलग अलग सुविधाएं मिली हुई है ना। वो बराबर तो नहीं है बट उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिला हुआ है कानून की तरफ से। और इसके एक्सेप्शंस में बताया था कि जो प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, उनको स्पेशल पावर्स हैं, इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361 में ये बात ये कहती है ना। उनको मर्डर भी कर देते तब भी उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस पद पर रहते हुए नहीं की जा सकती। फिर बताए कि इक्वल पे, जो इसका जो आर्टिकल 31 का क्लॉज सी है, जो डीपीएसपी के लिए बनाया गया है, कि जो इस आर्टिकल 14 को रेस्ट्रिक्ट करता है। और इंटरनेशनल लॉज, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर, जितने भी लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, इनसे यदि कोई क्राइम होता है तो इनकी प्रोसीडिंग्स यहाँ भारत में स्टार्ट ना होकर उनके ही देश में होगी। तो और आर्टिकल 359 में मैंने बताया कि आपको कि आर्टिकल जो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स, ये आपका इन्फोर्स में नहीं रहता है, ये रिमूव हो जाता है। मतलब रिमूव नहीं हो जाता, ये इनका मतलब ये इन्फोर्स में नहीं रहता, है ना, इनको सस्पेंड किया जाता है। आर्टिकल 20 और 21, इन इन ये जो दो आर्टिकल है इनको आपसे छीना ही नहीं जा सकता। ये भी हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ, ये जो जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से आया। ये रूल ऑफ लॉ जो है वो इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, और इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। नोबडी अबव लॉ, है ना। कानून के सामने सभी बराबर हैं। नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति है उसको उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता, जैसे कि उसके साथ में हार्श बिहेवियर नहीं किया जा सकता, उसके साथ मारपीट नहीं की जा सकती, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं अपनाया जा सकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा। यदि करता है तो वो एक क्राइम है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी कि कानून के सामने पेश किया जाएगा, जज के सामने पेश किया जाएगा, और उसके लिए उसको पनिशमेंट भी दिया गया है ना। मतलब भेदभाव तरीके से उसके साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता ना, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें हैं, ये आप ध्यान में रखिए कि ये इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, हमारे भारत में रूल ऑफ लॉ है।
नोबडी इज अबव लॉ, है ना। किसी व्यक्ति के साथ में हार्श, अनसिविलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। इनका अगर हम डेफिनेशन के तौर पर देखें तो बेसिक मीनिंग क्या होता है रूल ऑफ लॉ का? बेसिक मीनिंग, रूल ऑफ लॉ, देखिए, एक तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी मैनर, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी मैनर, है ना। आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी मैनर नहीं, आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी पावर यानी कि सरकार, राज्य के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आर्बिट्रेरी मैनर यानी जबरदस्ती होती है, उसको दबा के रखना, उस पर सप्रेस करना, उसके फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय ना करने देना, इस प्रकार की कोई भी पावर देश में नहीं है। इनका मतलब अभाव है, एब्सेंस है, अभाव है, ठीक है। सुप्रीमे और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कानून का राज है ना। जब भी कोई व्यक्ति है, यदि वो क्राइम करता है, देखो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि सपोज ये व्यक्ति हैं, ये अगर कोई क्राइम करते हैं तो इनके लिए कानून की किताबों में, आईपीसी सेक्शंस में, सीआरपीसी सेक्शंस में, है ना, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें बताई गई हैं, जैसे कोई क्राइम करता है आईपीसी सेक्शन होता है, सीआरपीसी सेक्शन होता है, इनके इनमें जो इनकी पनिशमेंट लिखी हुई है, कोई भी क्राइम के लिए इनमें पनिशमेंट इनके लिए दी हुई है, किस प्रकार से उसको पेश किया जाएगा, है ना, कौन व्यक्ति उसका केस सुनेगा, कौन सा जज उसका केस सुनेगा, सभी प्रकार की बातें उसको पनिश किया जाएगा। कहने का मतलब है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यदि कोई भी क्राइम किया हुआ है किसी व्यक्ति से तो उसको पनिश किया जाएगा, कानून के किताब को देखकर, कानून के माध्यम से उसको पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जज साहब का मन हुआ कि इसने एक किसान के खेत में से मूंगफली चुराई है, 2 मूंगफली चुराई है, इसको फांसी दे दो, ऐसा नहीं है। जज कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकते, यानी कि कोर्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इस व्यक्ति ने, ये कोई भी व्यक्ति है जिसने सपोज आपको कुछ मान लीजिए बोला है, आपको कुछ बोला है, कुछ अपशब्द बोले हैं, तो उसके लिए उतना ही सजा हुआ जितना उसमें कानून में दिया है। अगर नॉर्मली कोई व्यक्ति छोटा क्राइम किया है, उसने आपकी कील चुरा ली, है ना, आपका बटुआ चुरा लिया, कुछ भी चुरा लिया सपोज, तो उसको उस कानून के हिसाब से आपको उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाएगी। जज साहब हैं, वो अपने मर्जी से कोई कानून नया बना करके हाल ही तुरंत कोई फैसला नहीं देते हैं। और तीसरा, ये दूसरी बात ये है कि हमारे देश का जो कानून है, वो जो देश का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, दी कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, यही है हमारे देश का कानून। यानी कि जितने भी अन्य जो कानून हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे नतमस्तक हैं। यानी कि आईपीसी सेक्शन में यदि कानून से कोई टकराव होता है तो कानून की पहले सुनी जाएगी, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की पहले सुनी जाएगी, है ना। तो सुप्रीम लॉ क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यही तो बताया था आपको, आर्टिकल जो 13 है, जुडिशियल रिव्यू बताया था आपको। उसमें क्या बताया था कि
पहले के जो कानून हैं, जो संविधान स्टार्ट हुआ उससे पहले के कानून हैं, यदि फंडामेंटल राइट्स में हमारे उनका टकराव होता है तो वो रिपील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। यदि आईपीसी सेक्शन में अगर संविधान के फंडामेंटल राइट्स में अगर टकराव होता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विन करेगा। तो ये नॉर्मल सी चीजें थी। रूल ऑफ लॉ क्या मतलब क्या होता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर हम आपको आगे बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी हम समझते हैं आर्टिकल 15 में क्या हुआ है। आर्टिकल 15 सेज की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि जो भेदभाव है उसको खत्म किया जाता है। भेदभाव है उसको खत्म किया जाता है अगर इन ग्राउंड्स ये पाए जाते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब देखिए जो आर्टिकल 15 है उसका क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है। वो कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि राज्य, देश किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, उसका रेस के आधार पर, है ना, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, यानी कि वो सेक्स क्या, मेल फीमेल, है ना। और यहाँ पे थर्ड, यानी कि वो अगर थर्ड पर्सन भी है तब भी, एक तो मेल फीमेल थर्ड पर्सन भी तो होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो नोटिस करना पड़ेगा। और तीसरा है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने में जन्मे हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है कोई भी पर्सन है, देखिए यदि कोई भी पर्सन है उसके साथ में भेदभाव नहीं होगा। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि उसको एक्सेस टू शॉप्स, यदि वो किसी देश के किसी भी दुकान में, है ना, किराने की हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है ना, किसी भी प्रकार की जो शॉप्स हैं उसको रोका नहीं जा सकता। किसके आधार पर? कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ईसाई है। यदि कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक रूप से यदि उसको रोका जाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। रेस के आधार पर नहीं रोका जा सकता, कास्ट के आधार पर नहीं रोका जा सकता। कोई एससी और एसटी के व्यक्ति हैं, इवन ओबीसी के भी, इनके और माइनॉरिटीज, इनका बेस ये नहीं हो सकता कि ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी शॉप, पब्लिक प्लेस, जैसे कि सरकारी कुएं हो गए, है ना, और वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, है ना, जो जो नदियों के किनारे, माँ गंगा के किनारे, माँ गंगा के किनारे सभी को अधिकार है नहाने का। मतलब नहाने का नहीं, सॉरी, सभी को अधिकार है उसको पानी उससे पी सकते हैं। माँ गंगा का पानी सभी लोग टच कर सकते हैं। टच यानी कि उसको मना नहीं किया जा सकता। किसी भी यदि जाति कोई अगर उसका वेश बनता है उसको मना करने से, है ना। उसका अगर कोई कास्ट बनता है, प्लेस ऑफ बर्थ बनता है कि बोले आप तो अरुणाचल प्रदेश से, आप यहाँ पे ये पानी को टच नहीं कर सकते, वो एक ऑफेंस होता है। रोड पे जाने से आप किसी को नहीं रोक सकते। प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हो गए, आपके पब्लिक रिजॉर्ट भी होते हैं, स्टेट फंडेड जो कोई प्लेस हो गया, स्कूल्स हो गए, तो आप वो किसी व्यक्ति को होटल, रेस्टोरेंट, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, है ना, आपके सिनेमा घर हो गए, तो किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। यानी कि किसी भी प्रकार का उसके खिलाफ कोई भी भेदभाव, अगर भेदभाव प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ में भी भेदभाव नहीं कर सकता। आपने कि एक सुना होगा कि आप एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक विशेष
विशेष जाति के व्यक्ति एक अनाउंस करवाते हैं कि इस जाति के व्यक्ति अनाउंस करवाते हैं कि उनके खेतों में, मतलब उनके जो रोड निकली है, पब्लिक रोड है वो, हालांकि उनके खेत में नहीं जाना है, वो पब्लिक रोड पे है, उस रोड से भी नहीं गुजरना है। तो ये एक ऑफेंस होता। उसने ये अनाउंस करवाया कि उस रोड से नहीं गुजरना है। और आपने देखा होगा कि हमारे इधर एक मुरैना जिला है जिसमें घोड़ी पर बारात निकालने पर उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ में मारपीट की जाती है। तो वो जो बारात निकली है किसी के घर में से होकर थोड़ी ना निकली है, वो पब्लिक रोड है भैया, पब्लिक रोड से होकर निकली है। तो ये इस प्रकार का भेदभाव यदि किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी किया जाता है, और यह सरकार तो खैर करेगी ही नहीं, सरकार ये तो कानून में दिया हुआ, तो वो एक ऑफेंस होता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो कहता है स्टेट इन इस आर्टिकल में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल में नथिंग इन दिस आर्टिकल जो स्टेट को कानून बनाने से नहीं रोक सकता है, यानी कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि जो राज्य है वो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल कानून बना सकते हैं। कल को हो सकता है चिल्ड्रन को 6 साल तक पढ़ने का अधिकार मिले बिना बैग के, बिना बैगलेस बैग के। तो इस प्रकार एक कानून बनाए जा सकते हैं। 15(4) में नथिंग इन दिस आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 29 में जो कहा गया है, जिसमें कि स्टेट मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि राज्य जो है वो सोशली, सामाजिक तौर पर, एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कानून बना सकता है, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, जैसे ओबीसी है ना, और एससी एसटी, इवन ईडब्ल्यूएस। वो तो अभी ईडब्ल्यूएस तो जो इकोनॉमिक बेस हो गया उनका, एजुकेशनल बेस नहीं है, हालांकि वो भी अब पिछड़े तो हैं ही आर्थिक आधार पर। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर नहीं है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 वो ये कहता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल कानून बना सकता है एडवांसमेंट के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, और जो और दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, उनके लिए स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं। उनका जो प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन इन एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें भी उनके एडमिशन को लेकर कानून बनाए जा सकते हैं। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड है इसी में, है ना। पब्लिक फंडेड होते हैं, यानी कि एडेड, सरकार की तरफ से एडेड और अनएडेड, यानी पब्लिक फंड हो या ना हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं। तो द वर्ड ओनली का मतलब क्या है? द वर्ड ओनली indicates discrimination cannot be made merely on the grounds of caste, religion, race, etc. or can be made on the other grounds। यानी कि जो यहाँ पे बताया आपको कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, केवल इन्हीं के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अन्य और भी आधार हो सकते हैं उसके साथ में भेदभाव करने का, यानी कि अगर भेदभाव होगा तो पॉजिटिव रूप में होगा। जो इसका जो मुद्दा है
what is, this is very important to know, what is the limit of reservation? What is the limit of reservations? According to सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि आर्टिकल जो 15 का क्लॉज 4 है, तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस but not exclusive provisions. But not exclusive provisions, यानी कि फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर ओबीसी क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस। अगर नेशनल इंटरेस्ट आता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो आप कम्युनिटी का एडवांसमेंट आप उसका बहाना नहीं बना सकते, यानी कि वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट पीपल आर नॉट इग्नोर्ड, है ना। तो ये बताना भी पड़ेगा कि जो क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस है, वो रियल में पिछड़ी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसके आधार पर स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है बट नॉट एक्सक्लूसिव प्रोविजंस। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, there shall be equality of opportunity for all citizens in matters of relating employment or appointment to any office under the state। यानी कि राज्य के द्वारा यदि नौकरियां निकाली जाती हैं, यदि राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा यदि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आता है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जब भी नौकरियां निकाली जाएगी, तो उसमें ये भेदभाव नहीं किया जा सकता लोगों के साथ में। जैसे मैंने अभी पिछले उसमें आर्टिकल में बताया था आपको कि कास्ट कोई बेस नहीं हो सकता, रिलीजन बेस नहीं हो सकता, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकते उसके साथ में भेदभाव करने के। यदि यहाँ पे राज्य अगर कोई नौकरियां निकाल रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के कोई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें किसी गुर्जर समाज के व्यक्ति को, जाट समाज के व्यक्ति को, या मान लीजिए बघेल समाज के व्यक्ति को, है ना, और आपके निषाद समाज के व्यक्ति को, किसी भी अन्य जो कास्ट के जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जो अन्य अन्य कास्ट के लोग हैं, किसी भी कास्ट के व्यक्ति को वहां पर रोका नहीं जा सकता, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। नो सिटीजन, इसका क्लॉज 2 क्या बोलता है कि शैल बी नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ देम,
एनी ऑफ देम, ये गायब हो गया क्या, थोड़ा टेक्निकल इशू है। एनी ऑफ देम बी एलिजिबल फॉर or discriminated against in respect of any employment or office of under the state, but state is free to specify qualifications and there cannot be any other ground। यानी कि स्टेट जो है वो किसी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकता है। स्टेट किसी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशंस डिसाइड कर सकता है। स्टेट किसी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकता है, जैसे कि एमपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, तो स्पेशल उनके खुद के राज्य के लोगों के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। कुछ परसेंटेज भी हो सकता है कि इतना परसेंट ही बाहर के स्टेट के लोगों को कुछ मतलब एम्प्लॉयमेंट में जगह दी जाएगी। ये मैंने केवल उदाहरण बताया आपको। इस प्रकार से स्टेट को पावर है, पार्लियामेंट को पावर है कि वो कानून बना सकती है। इसमें जो आर्टिकल 16 है, रेसिडेंस, मैंने आपको बताया रेसिडेंस residence can be a criteria। यानी कि रेसिडेंस है जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, आप किस जगह से बिलोंग करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आशा आशा आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी इनकी अगर वैकेंसी आती है तो हो सकता है कि जो राज्य है, स्टेट है, राज्य है, वो कुछ रेसिडेंस के क्राइटेरिया निर्धारित कर दे, क्योंकि आप निश्चित तौर पे ये जो वैकेंसीज हैं, ये जॉब हैं, ये लोकल हेल्थ वर्कर जो ग्राउंड लेवल पे हेल्थ वर्कर होती हैं ये काम करती हैं। तो इनके लिए कोई बाहर से अगर कोई जॉब भी करने आएगा तो उसके लिए उचित भी नहीं है, क्योंकि उसको इनको इतना पेमेंट तो नहीं मिलता। स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि गोरखालैंड, जो आर्मी में भी कुछ जो वैकेंसीज निकाली जाते हैं उनमें कुछ स्पेशल रेसिडेंस के प्रोविजन दिए जाते हैं, जैसे गोरखालैंड, गोरखा गोरखालैंड, ये आपको बताएंगे, ज्योग्राफी का एक विषय है कि गोरखालैंड किधर, लोग उधर के लोगों को गोरखा पीपल कहा जाता है। एक लैंड है जो इधर आपके नॉर्थ में इधर पड़ता है आपको गोरखालैंड। वहाँ के लोगों को स्पेशल माना जाता है कि वो मार्शल, उनमें मार्शल के लिए वो ज़्यादा मतलब जो जोशीले होते हैं, तो उनको स्पेशल कुछ मतलब कुछ प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, रेसिडेंस उसमें क्राइटेरिया हो सकता है। स्पेशल फेवर्स इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल फेवर्स इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 16(4) क्लॉज का 4 मतलब 16 का क्लॉज 4, स्पेशल फेवर्स किए जा सकते हैं इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी रिजर्वेशन है ना, 27% जो वैकेंसीज हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व की जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्पेशल प्रोविजंस स्टेट के द्वारा बनाए जा सकते हैं, स्पेशल फेवर्स दिए जा सकते हैं। वो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनके साथ में जो अन्य जो लोग हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि एक जो सेक्शन है जैसे जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो अगर कुछ लोग हैं जनरल के लोग हैं, यदि ये जो व्यक्ति हैं एक ये समृद्ध हैं, इनको एजुकेशन, ये पैसा है इनके पास में, ये एजुकेशन अच्छी ले सकते हैं, इनको फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं, है ना, पढ़ने के लिए इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, अच्छे स्कूल्स में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ सकते हैं। बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल ओबीसी में भी बहुत सारे सक्षम लोग हो सकते हैं, परंतु हम एक डेफिनेशन के तौर पर देखना चाहते हैं यहाँ पर
कि ओबीसी के पास में इतनी फैसिलिटी, अच्छा एजुकेशन वगैरह नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकली बैकवर्ड हैं। इतिहास में, हिस्ट्री में उनको, वो पिछड़ गए हमसे, एससी के लोग हमसे पिछड़ गए, एसटी के लोग हमसे पिछड़ गए, जनरल में भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस में अभी आते हैं, जिनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोला जाता है, मतलब आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। तो सभी लोगों को इक्वल पायदान पर खड़े करने के लिए कुछ प्रोविजन, कुछ यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यानी कि सभी लोग अगर एक लाइन में होंगे तो दौड़ने में, भाग रेस करने में मजा भी आएगा। यानी कि देश के विकास में सभी का योगदान हो, देश के विकास में कोई भी पीछे न छूटे। अंत्योदय सर्वोदय, ये आपने सुना होगा, अंत्योदय। यह कि अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति का भी विकास हो, यानी कि सबका साथ सबका विकास। आप सीधे से ये फंडा समझिए कि सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार की जो फिलॉसफी है वो हमारे भारतीय संविधान में इनको आधार बना करके ये प्रोविजंस डाले गए, तो कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। आर्टिकल 16(4) का क्लॉज ए, ये क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। यानी कि जो राज्य को इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल नहीं रोकता राज्य को कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए, किसके लिए, प्रमोशंस के लिए, और सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के आधार पर लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रमोशन किसके लिए, स्पेशल प्रोविजंस एससी एसटी, और जिनका एडुकेट एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके लिए राज्य है, वो स्टेट है, वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, किन के लिए, प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 17 क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी हुआ छूत, यानी कि ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, ये ये आर्टिकल जो 17 है, ये इसको, इस प्रैक्टिस को, ये मतलब इसको खत्म करता है। अनटचेबिलिटी इज abolished एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ forbidden। अनटचेबिलिटी को बैनिश किया जाता है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सकता है। यदि आप किसी भी, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत जैसा कोई क्राइम करते हैं तो आपको सजा निश्चित है। अनटचेबिलिटी क्या होती है? अनटचेबिलिटी, देखिए, अनटचेबिलिटी को वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है, बट किसी भी प्रकार की जो आपकी प्रैक्टिस, आपको उससे डिसेबिलिटी अराइज आउट होती है, वो अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन में आती है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ में अगर केवल उसके जाति के आधार पर उसके साथ में भेदभाव करते हैं, यदि उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, यदि उसको अलग से, जैसे सपोज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। देहात में आपने ये नोटिस किया होगा कि जो एससी एसटी के कम्युनिटी के लोग हैं,
उनके लिए खाने की व्यवस्था या तो उनको नौता ही नहीं जाता, या तो उनको छोड़ दिया जाता है, या उनके लिए खाने की व्यवस्था अलग की जाती है, अलग की जाती है। और दूसरा, उनकी पत्तलें, जो पत्तलें होती हैं, प्लेट्स होती हैं जिनमें खाना परोस के खिलाया जाता है लोगों को, उनको उठाने के लिए कुछ जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको इनवाइट, मतलब उनको बुलाया जाता है, उनको उसका बोला जाता है कि बचा हुआ कुछ जूठा खाना उनको उठाने के लिए बुलाया जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता देखने में, बट मैं एक सिंपल उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपने बहुत सारी खबर सुनी होंगी कि जो आंगनबाड़ी होती हैं, उन्होंने किसी स्कूल में खाना बनाया और वहां के बच्चों ने खाने से मना कर दिया, उस खाने को खाने से मना कर दिया, खाने से मना कर दिया। क्यों? केवल जो आंगनबाड़ी थी उनकी कास्ट को लेके, वो यदि एससी समाज से हैं, एससी कास्ट से हैं, तो बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे माइंड में आया कि ये एससी कम्युनिटी से हैं, एससी कास्ट से हैं, तो उनके हाथ का बना खाना नहीं खाना है। क्योंकि उनके घरों में उनको ये बताया ही नहीं जा रहा, उनके घरों में इवन ये बताया जाता है कि कौन छोटा जात का है, कौन बड़ा जात का है, उनको ये बताया जाता है। सपोज यदि वो एक स्पेशल कम्युनिटी से हैं, स्पेशल अपर कास्ट कम्युनिटी से हैं, तो उनको ये प्राउड महसूस करवाया जाता है कि आप तो स्पेशल बड़ी कास्ट से हो, ये लोग जितने भी जा रहे हैं वो ये छोटी छोटी कास्ट से हैं, इनसे दूर रहना है, इनसे, इनको मतलब अगर छोटे हैं तो उनको अभी तो खैर ये बहुत कम हो गया, जो रूरल एरिया में अभी थोड़ा है ये, कि गांव में अभी भी कई सारे कुओं पर उनको पानी नहीं भरने दिया जाता। पहले जो अपर कास्ट के लोग पानी भरेंगे, उसके बाद छोटे कास्ट के लोग भरेंगे। और यहाँ तक तो ये है कि हमने ये देखने को मिला है, हमको कई जगह ये भी सुनने को मिला है कि उनको तो आसपास भी नहीं आने दिया जाता है, उनके लिए अलग कुएं हैं, गांव के कुछ कुएं हैं। अगर कोई नया पर्सन, सपोज विकास सर आए हैं, अगर किसी गांव में जाते हैं, तो उनसे पहले तो जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं या कुछ लोग हैं वो पूछेंगे कि आपका क्या नाम है। तो मेरे से भी ये अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ये नाम है, तो मेरे से पूछेंगे कि आगे क्या लगाते हो, मैं बोलूंगा ये लगाता हूँ, तो बोले कास्ट, वो इसलिए मेरा सरनेम जानना चाह रहे हैं क्योंकि वो मेरी कास्ट जानना चाह रहे हैं। तब जाके अगर वो उनका डिसाइड होगा कि वो मुझे कितना सम्मान देंगे, कितना अपमान करेंगे। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसको इतना सम्मान मिलता ही नहीं है। तो समझ गए आप यहाँ पे? तो किस प्रकार से समाज में भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी निकल कर आती है। अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया, इसको रोकथाम के लिए इवन कई सारे कानून बने हैं, सिविल राइट्स बने हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। 1955 अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ये सारी जो चीजें हैं, यदि हमको समाज से देश को अगर विकास के राह पर ले जाना है, हमारे देश का विकास करना है, तो हमको ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। क्योंकि यही हमारे समाज में विकास का बीच में जो हर्डल्स हैं, जो हमारा रोड़ा बनते हैं, यही सारी चीजें। क्योंकि आप हो सकता है कि कोई काबिल व्यक्ति साथ में यदि ये सब भेदभाव कर दो, उसके साथ में अनटचेबिलिटी कर दो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाए और वो आगे कुछ कर ही ना पाए। तो आप ये समझ रहे हैं, हमारे अपने घरों में बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि सभी लोग बराबर हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए, छोटा बड़ा जितने भी लोग हैं सभी का सम्मान करना चाहिए। हमको किसी के खिलाफ या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे इतना समझ गए कि आप इसकी किसी इससे प्रैक्टिस की जाती है, तो वो एक पनिशेबल, बहुत ही मतलब सीरियस क्राइम है,
उसके लिए बहुत ज्यादा कठोर प्रबंध किए गए हैं पनिशमेंट के लिए। जैसे अनटचेबिलिटी के लिए जो है, इसको रोकथाम के लिए सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976, है ना। आपके SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, 1989। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके इस इन कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ताकि इनके साथ में भेदभाव कम किया जा सके। और हमने देखा भी इन इन कानूनों का बहुत असर पड़ा है हमारे देश में। आजादी के बाद जो भेदभाव किया जाता था, जो हमारे सामने पिक्चरों के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से जो दिखाया गया है, वो आज नहीं दिखाया जाता। आज बहुत सारी चीजें कमी हुई। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% खत्म हो चुकी हैं। आज भी देश के कई सारे गांव में चले जाओ, बिहार के कई सारे गांव में चले जाओ, यूपी के कई सारे गांव में चले जाओ, आज भी ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। छुआछूत जैसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। किसी व्यक्ति के घर पर उनको खाट पर भी बराबर से बिठाने तक की सोच, जो गंदी सोच है, वो भी हमको सामने देखने को मिलती है। कि कोई व्यक्ति यदि बराबर से बैठा है तो क्या दिक्कत है, अगर उसका शरीर आपके शरीर से टच हो जाता है तो क्या दिक्कत है। वो आपको भी भगवान ने बनाया है, उसको भी भगवान ने बनाया है। तो इस प्रकार की बातें, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। और इनके लिए पार्लियामेंट की तरफ से कानून बनाए गए, उनका असर हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर ये चीजें कम तो हुई हैं, पर खत्म तो बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब खत्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, कम, बहुत बहुत स्तर पर कम हुई है। तो एक्ट डज नॉट डिफाइन, जो एक्ट है ये अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं करते। डिफाइन नहीं करते, इनको डिफाइन नहीं किया गया। क्योंकि इनको अगर डिफाइन किया जाता तो हमारे होशियार वकीलों के द्वारा, अगर कोई क्राइम करता है वो इस केस में पकड़ा जाता, हमारे होशियार वकीलों के द्वारा उनको छुड़ा लिया जाता, एक नई इंटरप्रिटेशन देकर। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टूड इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस। ये कोई लिटरल, कोई एक वर्ड नहीं है कि आपको बोल दिया जाए कि आपने केवल छुआ नहीं है, मुझे छूने से आपने परहेज किया है, तो आपने अनटचेबिलिटी की है। आपने, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बोला हो सकता है कि आपने, हो सकता है कि आपने उसकी कास्ट को लेके कुछ बोला हो सकता है आपने उसको कुछ अब्यूज किया हो, यानी गाली दी हो। तो ये भी अनटचेबिलिटी के अंदर में ही आता है। आर्टिकल 18 देख लेते हैं। दिस इज आवर लास्ट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आर्टिकल 18 हम देखते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, राइट। यानी कि टाइटल क्या, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 का क्लॉज एक क्या कहता है? नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक, मिलिट्री और एकेडमिक, यदि इन दो फील्ड्स को छोड़ दिया जाए तो स्टेट बी कन्फर्ड बाय द, मतलब स्टेट जो है
सॉरी, थोड़ा सा ये, यार ये कर्सर थोड़ा चल नहीं रहा, एक मिनट। सॉरी, 1 मिनट, दो 5 सेकंड दे दीजिए मुझे। ओके, देखिए, नो टाइटल, नॉट बीइंग अ मिलिट्री और academic distinction shall be conferred by the state। देखिए, केवल मिलिट्री और एकेडमिक्स के फील्ड में ही स्टेट के द्वारा कुछ टाइटल दिए जाते हैं, और वैसे ही वो टाइटल नहीं होते, एक्चुअली वो सम्मान के तौर पर उनको देखा जाता है। और आर्टिकल 80 का क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि नो सिटीजन, देश का कोई भी नागरिक व्यक्ति, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का कोई भी व्यक्ति, हमारे देश का नागरिक, कोई भी टाइटल जो है वो फॉरेन स्टेट से, यानी कि फॉरेन के देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यानी कि कल को पाकिस्तान किसी व्यक्ति को कुछ उपाधि दे दें, फलाना ढिमका, तो वो व्यक्ति उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, है ना। यानी कि अमेरिका कल को कुछ टाइटल दे दे किसी व्यक्ति को, या इंग्लैंड किसी टाइटल कुछ दे दे, महाराजा बोले आपको, है ना, कुछ आपको लॉर्ड बोले, लॉर्ड विकास सर, लॉर्ड विकास सर, तो मैं ये लॉर्ड जो टाइटल दिया गया है मुझे, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नो सिटीजन, है ना, नो सिटीजन, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया while holding office or any office of profit or trust under the state except without the consent of president। यानी कि इसका मतलब है, कोई भी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जैसे डिप्लोमेट्स हो गए, वो किसी अन्य देश से यहाँ पर रहते हुए कोई टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसको परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे भारतीय प्रेसिडेंट ने, भारतीय राष्ट्रपति जी से, इंडियन प्रेसिडेंट से, तब जाके वो कुछ आगे प्रोसीडिंग हो सकता है। और आर्टिकल 18 का क्लॉज 4, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of the president accept any present emolument office of any kind from और अंडर दी फॉरेन स्टेट। यानी कि नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना हमारे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के भारत जो फॉरेन के स्टेट के अंडर कोई नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, और कोई भी किसी प्रकार का प्रेजेंट यानी गिफ्ट, एम्यूलमेंट, कोई सैलरी, किसी प्रकार का प्रॉफिट है जो ऑफिस, प्रॉफिट ऑफिस है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसको भारतीय, मतलब वो इंडियन प्रेसिडेंट की उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी, इंडियन प्रेसिडेंट से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो आगे प्रोसीडिंग्स हो सकती है। क्वेश्चन इज कि इज भारत रत्न भारत रत्न अ
लेशन ऑफ आर्टिकल 18। क्या जिन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है वो सभी क्या ये आर्टिकल 18 का वॉलेशन कर रहे हैं क्या? नो। जो लोगों को भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, भारत पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण ये दिए जाते हैं। ये एक टाइटल के रूप में इनको नहीं देखा जाता, ये सम्मान के रूप में देखा जाता है। और जब भी हम देखते हैं कि आर्टिकल 51 का क्लॉज जो है वो क्लॉज ए क्या कहता है कि जो ड्यूटीज प्रोवाइड करता है। तो जो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में भारत का, जैसे जो भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को मिला, सपोज उनके मरणोपरांत, उनके डेथ के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, हमारे PM अटल बिहारी जी, अम्बेडकर जी, इन लोगों को इनको भारत रत्न दिया गया। तो इन लोगों ने कुछ कुछ अपने क्षेत्र में काम किए, जैसे कि हमारे अम्बेडकर जी ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। 3 साल, करीबन करीबन 3 साल लगे। बहुत सारे देशों का संविधान का अध्ययन किया। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत को, तो इनको भारत रत्न दिया गया। सचिन तेंदुलकर जी ने क्रिकेट के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया, तो इनको भारत रत्न दिया गया। अटल बिहारी जी ने देश के लिए बहुत योगदान दिए, बहुत काम किया राजनीति के क्षेत्र में, तो इनको भारत रत्न दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो भारत रत्न है, ये कोई टाइटल ना होकर ये सम्मान है। उन्होंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की हैं, तो ये सम्मान के रूप में इनको देखा जाता है। इनके लिए कोई पनिशमेंट तो नहीं है, में कोई ऑफेंस तो इनके जो ये जो आर्टिकल 18 है वो कोई पनिशमेंट नहीं बताता कि इस प्रकार का ये ऑफेंस अगर होगा तो ये, हाँ, बट इनके साथ एक्सेप्शन जरूर है। इनको प्रेफिक्स और सफिक्स के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए विकास कुशवाहा सर, मैं ये यहाँ पे प्रेफिक्स और सफिक्स, यानी कि भारत रत्न, इस प्रकार से यही चीज यहाँ पे, ये यहाँ पर लिखकर ना तो कोई फेसबुक पोस्ट डाल सकता हूँ, ना इंस्टाग्राम रील्स बना सकता हूँ या ना मीडिया में दे सकता हूँ। मैं अपने नाम के आगे या चिट्ठियों में छपवा सकता हूँ। मैं किसी प्रकार का ये सफिक्स, प्रेफिक्स और सफिक्स के रूप में ये भारत रत्न, भारत भूषण, भारत विभूषण, पद्मश्री, ये इस प्रकार के टाइटल, इस प्रकार से इनका उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, मैं ऐसे बता सकता हूँ कि मेरा नाम ये है और मुझे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मैं इस प्रकार से तो बता सकता हूँ। तो इतना हमने समझा कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में समझी। हालांकि इतना डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो गया। तो ये चीजें UPSC लेवल तक तो बहुत ज्यादा है, PPSC लेवल तक है, स्टेट पीछे जितने भी हैं, SSC में ये यहाँ पे फैक्ट बहुत सारे काम के हैं जो हमने समझे। तो इसी के साथ में मैं अपनी क्लास खत्म करता हूँ। यदि आपको मेरी क्लास अगर पसंद आती है, आपको लगता है कि आपको कुछ भी नॉलेज मिला है, कुछ भी आपको वैल्यूएबल प्राप्त हुआ है, आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिली है,
है ना। मेरी आपको मेरे एफर्ट का, मेरे मेहनत का आपको लगता है कि मुझे वैल्यू मिलना चाहिए, तो मेरा जो चैनल है एंड जीएस एंड फन, ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब एजुकेशनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और इसके बगल से ही जो प्रेस बटन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, यानी कि दोनों को आप दबा दीजिए। और आप इसी के साथ में आप बहुत सारी जानकारियां, आप आगे भी लेक्चर आप सुनते रहेंगे, आप नॉलेज मिलता रहेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।